This is the audio revision of Inspection, Inquiry and Investigation Chapter 4. सबसे पहला इसमें 206 से लेके 229 तक सेक्शंस है. स्टार्टिंग फ्रॉम 206 इसमें पावर ऑफ द रजिस्ट्रार, आरओसी का पावर है. क्या चीज़ का पावर है? कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कंपनी को बोल सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह लाके देने के लिए. कोई एक्सप्लेनेशन हो गया, फर्निश इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब कंपनी को बोल सकती है. कंपनी के ऑफिसर्स को बोल सकती है एंड उन लोगों को जो भी टाइम लिमिट रहेगा उसके अंदर ला के देना पड़ेगा. कोई पास्ट ऑफिसर्स था जिसको नोटिस गया है अगर आरओसी डालता है तो उन लोग को भी ला के देना पड़ेगा. वेर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेट्स है जिस पीरियड में वो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे उस पीरियड का कोई इन्फॉर्मेशन है तो पास्ट ऑफिसर से भी मंगवाया जा सकता है. एंड अगर जो भी वो लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है वो सब अगर इनएडिक्वेट है तो फिर वो इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर पास कर सकता है रजिस्ट्रार. ये रजिस्ट्रार के पास ही है पावर. क्या हुआ, सबसे पहले वो बोला मंगाया बुक्स एंड देन अब वो लोग नहीं लाया तो फिर इंस्पेक्शन के लिए वो बता सकता है इनएडिक्वेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है या फिर फर्निश ही नहीं किया वो लोग, तो फिर उसके लिए ये इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर देगा. फिर नेक्स्ट आता है अपना पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कंडक्ट इंक्वायरीज़ एंड इंस्पेक्शन. वो इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर किया, अब इंस्पेक्शन करेगा वो. ठीक है, करने के लिए क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला है उसको कहीं से भी रजिस्ट्रार को, उसके बेसिस पे अगर वो सेटिस्फाइड है कि फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी चल रहा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हो रहा है या फिर ग्रीवांस ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि एड्रेस नहीं हो रहा है. तीन तो चीज़, अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी चल रहा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन लॉज ऑफ दिस एक्ट हो रहा है या फिर कोई इन्वेस्टर ग्रीवांस एड्रेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में एक्शन क्या करेगा, वो फर्निश करने बोलेगा वापस से कंपनी को इन्फॉर्मेशन एंड उसको इंक्वायरी के लिए वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. फिर उसका इंक्वायरी चालू कर देगा. उसको एक फर्निश करेगा, इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोलेगा एंड देन उसके बाद सब ट्रिब्यूनल कर रहा है. ठीक है, सॉरी ट्रिब्यूनल नहीं, आरओसी कर रहा है सब रजिस्ट्रार. ठीक है, ट्रिब्यूनल अभी तक आया नहीं है सीन में, सब आरओसी का पावर है. फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी और इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दे सकती है. इंस्पेक्टर, कोई एक इंस्पेक्टर वो खुद अपॉइंट करेगी उस इंस्पेक्टर को, या फिर रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह कोई इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया आरडी रीजनल डायरेक्टर, तो वो रीजनल डायरेक्टर भी ऑर्डर दे सकता है. ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी उसको भी बोल सकती है कि इंस्पेक्शन कर लो बुक्स का इस पर्टिकुलर कंपनी का. तो तीन जन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है. एक तो हो गया रजिस्ट्रार, एक हो गया इंस्पेक्टर जो कि खुद अपॉइंट किया या आरडी अपॉइंट किया, या फिर एक हो गया अपना कोई अदर स्टैट्यूटरी बॉडी. नेक्स्ट है सेक्शन 207. इसमें होगा कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. अभी तक था अपना क्या, इंक्वायरी हुआ था, उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए बोला, खुद जा सकता था रजिस्ट्रार या फिर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा उसके बाद जाएगा, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोली तो संगे संग जाएगा इंस्पेक्शन के लिए. अब आ रहा है इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, तो ये 207 में आ रहा है इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. ठीक है, डायरेक्टर वगैरह का सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करने का. रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, कॉपीज़ बना सकता है एंड उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकता है. अभी खाली इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी हो रहा है, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास क्या क्या पावर होता है, क्वासी जुडिशियल, जो मैक्सिमम सबके पास पावर होता है ये वाला. किसी को बुलाएगा, समनिंग, अटेंडेंस उसका रिकॉर्ड करेगा एंड उसको एग्जामिन करेगा. ठीक है, समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ. इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं पे भी रहेगा, दूसरी जगह पे भी रहेगा, तो कहीं कोई भी प्लेस में जाके उसका बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी प्लेस, कहीं पे भी डिस्कवर किया, खोजा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है. तो ये क्वासी जुडिशियल पावर्स है, रजिस्ट्रार के पास भी है, इंस्पेक्टर के पास भी है, जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होता है, तो सबके पास ही माना जाता है. ठीक है, ये हुआ 207. अब आया सेक्शन 208. इसमें क्या होता है, बेसिकली रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्टर. जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है, आरडी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी किया है वो अपना रिपोर्ट देगा. वो रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट किया, या फिर रीजनल डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किया, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देता है रिपोर्ट. एंड उसके बाद क्या रहेगा, कंटेंट्स क्या रहता है उसका रिपोर्ट का. कंटेंट्स पे वो एक चीज़ ऐड ऑन कर सकता है कि अगर कुछ रिकमेंडेशन उसको देना है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रिकमेंडेशन दे सकता है. ये वाला फर्दर इन्वेस्टिगेशन 210 सेक्शन 210 वाला फर्दर इन्वेस्टिगेशन है जो अभी नेक्स्ट आएगा, आगे आएगा. फिर उसके बाद आता है अपना सर्च एंड सीजर. सर्च एंड सीजर कौन करता है, इसमें भी पावर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर का ही है. ठीक है, तो सर्च एंड सीजर कौन करेगा, रजिस्ट्रार है या फिर इंस्पेक्टर. किसका बुक्स का करेगा, सबसे पहले तो कंपनी का कर सकता है, कंपनी के केएमपी का कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर का कर सकता है, ऑडिटर का कर सकता है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का कर सकता है. मतलब सीए, सीएस, डायरेक्टर, केएमपी एंड कंपनी खुद. सीए, सीएस, डायरेक्टर, केएमपी एंड कंपनी. CACS डायरेक्टर, कंपनी एंड KMP, ये 5 लोगों का बुक्स का ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकता है. अब सर्च एंड सीजर में क्या क्या पावर्स है इसके पास, रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर जो कर रहे हैं. ठीक है,
उसके पास पावर है कोई भी प्लेस को घुस जाएगा, कहीं पे भी सर्च करेगा, ठीक है, और इसमें सीज़ कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह प्लेस कर सकता है, एंड उसका कॉपी एक्सट्रैक्ट्स कुछ भी हो ले सकता है। कंपनी के पास क्या अलाउड है कंपनी को कि वो अपना कॉपीज़ बना सकता है उस जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको सीजर के पहले। सबसे मेन हो गया सर्च एंड सीजर के लिए एक तो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेना ज़रूरी है इनिशिएट करने के पहले सर्च एंड सीजर, अदरवाइज सर्च एंड सीजर पॉसिबल नहीं है। एक तो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आना ज़रूरी है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अब सर्च एंड सीजर कर लिया, सीज़ कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितना पीरियड के लिए सीज़ किया है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए कर सकते हैं सीज़, एंड फिर उसको देना पड़ेगा और फिर वापस मंगवा सकते हैं फॉर अनदर 180 डेज़ इफ़ नीडेड अगेन। अब आया अपना सेक्शन 210, ये हो गया अपना इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसमें क्या रहता है, ये अपना किसमें सबसे पहले इसके बारे में पढ़े थे अपने 208 में, अगर रिपोर्ट रहता है ना इंस्पेक्टर का, उसके बेसिस पे भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले समझना होगा अपने को कि कौन ऑर्डर करता है। इसमें डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ऑर्डर करना कब केस में, जब कोई भी रिपोर्ट आया 208 का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का या फिर इंस्पेक्टर का, इन्वेस्टिगेशन अभी आया नहीं, सॉरी, इंस्पेक्शन ऑफिसर का 208 में रिपोर्ट आया है। सेकेंड अपना इंटीमेशन आया कंपनी का एसआर पास करके, शेयर होल्डर लोग बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कर सकती है। फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फिर वो ऑर्डर कर सकती है। डिस्क्रिशन टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ये यहाँ से चालू होता है मेन पार्ट इन्वेस्टिगेशन। और फिर अगर कोई भी ट्रिब्यूनल के पास कोई भी कहीं से भी आया है, ट्रिब्यूनल किसी भी कारण से ट्रिब्यूनल किस कारण से बोलता है 213 में बताया हुआ है वो कि ट्रिब्यूनल किस कारण से बोलेगा कि अपना कौन कौन बोल सकता है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है, वो आएगा एलिजिबल मेंबर्स होते हैं एंड अदर देन एलिजिबल मेंबर्स होते हैं। तो ट्रिब्यूनल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि अपने को इन्वेस्टिगेशन कराना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक क्या 210 में 4 केस में होता है, 3 केस में तो वो उसका डिस्क्रिशन है, एक में इन्वेस्टिगेशन उसको देना ही पड़ेगा, ड्यूटी बाउंड है। 3 केस कौन सा है, जब 208 का इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पे उसको लगता है कि कराना पड़ेगा। सेकंड अपना जो एसआर पास करके कंपनी के शेयर होल्डर्स बोले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना होगा। तीसरा अपना पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। फोर्थ अपना हो गया जो ट्रिब्यूनल अगर बोलता है ड्यूटी बाउंड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हुआ 210। अब आता है 211 सबसे इंपॉर्टेंट है। 211 मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, 212 सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ में क्या होता है इसके बारे में सिंपल चीज़ बताया कि कौन कौन रहेंगे उसमें। एक्सपर्ट्स हेड कौन रहेगा, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का के नीचे का रैंक का कोई रहेगा नहीं। उसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे स्टॉक मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, फॉरेंसिक ऑडिट, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अदर ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा। इसमें एक तो डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ भी रहेगा। ये हुआ 211। अब आया 212। 212 हो गया अपना इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय एन एसएफआईओ। इसमें क्या होता है, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, असाइन कर सकता है कोई भी एक मैटर को, इन्वेस्टिगेशन को। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस करके एक होता है एसएफआईओ, उसको अपॉइंट कर सकता है। कब अपॉइंट करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से केस रह सकते हैं उसमें, एक तो अपना इंस्पेक्टर का रिपोर्ट होता है 208 में, वो वाला रिपोर्ट के बेसिस पे, या अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स एसआर पास कराए हैं वो वाला केस, या पब्लिक इंटरेस्ट। जो अपने 210 का 3 केसेस था वो 3 तो केस है यहाँ पे। एंड इसमें एक एडिशनल केस भी है, अगर कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल देता है कि इसका कराने का दरकार है, रिक्वेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो अगर रिक्वेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकता है एसएफआईओ के पास। तो 4 केस हो गया इसमें। सबसे पहला क्या, 208 का इंस्पेक्टर का रिपोर्ट, एसआर पास कराए मेंबर्स, पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है। एंड एक और आ गया इसमें एडिशनल नया कि कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें डिस्क्रिशन है, ठीक है। अगर उसको लगा देन इट विल अपॉइंटेड टू द एसएफआईओ। एसएफआईओ एक तो बहुत सीरियस और बड़ी एंटिटी होती है। अब ये अगर चालू कर दी तो जितनी भी बाकी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही थी अभी इस केस पे या इस कंपनी पे, कोई भी और केस में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको हैंड ओवर कर देगी अगर कर रही थी तो। और अगर स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट करने वाली थी, तो अभी कोई भी स्टार्ट नहीं करेगी, सारे के सारे एसएफआईओ के बाद ही करेंगे। एसएफआईओ अपना रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब अगर एसएफआईओ के बाद पता चलता है कि वो सीरियस फ्रॉड इन्वॉल्व था तो 447 का फ्रॉड लगता है। लेकिन 447 का जो फ्रॉड होता है वो ऑलवेज कॉग्निजेबल होता है। तो मतलब 2 खाली कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल फ्रॉड्स होते हैं। 447 के हो गए एंड अपने 212 6 के, खाली ये 2 फ्रॉड होते हैं पूरे कंपनी एक्ट में जो कॉग्निजेबल है, दैट इज़ नॉन बेलेबल। बट इसमें भी एक तो कंडीशन है, सर्टन कंडीशन है जिसके बेसिस पे इन लोगों को मिल जाता है बेल। क्या रहता है अपना लेस देन 16 ईयर्स हो गया, विमेन, सिक, इन्फर्म, ये सब स्पेशल कोर्ट अगर रहता है, स्पेशल कोर्ट देखो जहाँ भी
जेल जाने का चक्कर रहेगा ना, उसमें स्पेशल कोर्ट का इन्वॉल्वेंस आ जाता है। तो स्पेशल कोर्ट के बोलने पे अगर लेस देन 16 ईयर्स वुमन सिक इन्फर्म अगर रहता है तो उसको हो सकता है निकाल दे। लेकिन उसके पहले जो है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक ऑप्शन देगा, अपॉर्चुनिटी देगा उसके अपोज करने का, बेल को अपोज करने का। फिर कोर्ट को सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड होना चाहिए कि वो बंदा रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, एंड कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट द सेम काइंड ऑफ फ्रॉड अगेन व्हेन ही इज़ ऑन बेल। अब क्या है, स्पेशल कोर्ट ये वाला केस को तभी लेगा जब एक तो डायरेक्टर एसएफआईओ के पास से कंप्लेन गया है स्पेशल कोर्ट को, या फिर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज किया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो ऑफिसर कोई एक कंप्लेन दिया है इन राइटिंग टू द स्पेशल कोर्ट, तभी स्पेशल कोर्ट इन्वॉल्व होगा। चाहे वो कॉग्निसेबल हो चाहे कुछ भी हो, तभी वो इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज ये इन्वॉल्व नहीं होगा स्पेशल कोर्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया है विद इन 24 आवर्स उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्या है, एक ठो होता है अपना डिस्जॉर्जमेंट का। डिस्जॉर्जमेंट मतलब क्या हो गया कि जो भी मॉनेटरी लॉस हुआ है, अभी तक तो क्या हो रहा था अपना प्रोसिक्यूशन के बारे में हो रहा था, जेल में जाएगा, स्पेशल कोर्ट लेके जाएगा। अब क्या हो रहा है, अपना डिस्जॉर्जमेंट मतलब मॉनेटरी लॉस हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम करेगा। किसी भी पर्सन को अगर मॉनेटरी फ्रॉड की वजह से कोई भी मॉनेटरी लॉस हुआ है तो उसके लिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एप्लीकेशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल को, और फिर ट्रिब्यूनल एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेगा। जो भी पर्सन लायबल रहेगा उन लोगों को डिस्जॉर्ज करना पड़ेगा जो भी लॉस दूसरे पर्सन को हुआ है उनके उस फ्रॉड की वजह से। एंड लास्ट में एसएफआईओ को सबको ही हेल्प करेगा हर तरह से, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो सब देगा, प्रोवाइड करेगा। ये कंप्लीट हुआ अपना 212, जिसमें कि एसएफआईओ अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब आता है 213, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब ट्रिब्यूनल कब ट्रिब्यूनल ऑर्डर करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कंपलसरी हो जाता है इन्वेस्टिगेशन कराना। तो अब ट्रिब्यूनल कब करेगी, ट्रिब्यूनल तब करती है जब उसको एप्लीकेशन मिलता है पीछे से। एप्लीकेशन कौन देगा, एलिजिबल मेंबर्स दे सकते हैं। एलिजिबल मेंबर्स कौन होते हैं, अब समझा, पहले एलिजिबल मेंबर्स ट्रिब्यूनल को दिए, ट्रिब्यूनल फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तब जब ट्रिब्यूनल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, अप्लाई किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इज बाउंड। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन बाय द एलिजिबल मेंबर्स। एलिजिबल मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है उसके 100 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर वो मेंबर्स, या फिर और लिखा है तो मतलब दोनों में से जो भी लोअर जो भी हो सकता है, एनी वन हो सकता है। तो 10% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब 100 मेंबर्स और 10% ऑफ द वोटिंग पावर वाले मेंबर्स अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो वो लोग ट्रिब्यूनल को जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ उन लोग को एविडेंस भी देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा कुछ फ्रॉड कर रही है कंपनी, उसके बेसिस पे हो सकता है ट्रिब्यूनल अपना, लेकिन ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन है वो ऑर्डर पास करना नहीं करना। तो ट्रिब्यूनल अगर पास कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी, वो ऑर्डर पास कर दी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड कि वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा एंड इन्वेस्टिगेशन चालू करवाएगा। चालू करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ट्रिब्यूनल इज द ट्रिगर पॉइंट, और ट्रिब्यूनल अगर हिल गया तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलना ही पड़ेगा। ये तो था पहले एलिजिबल मेंबर्स के बारे में बात हो रहा था। अपना शेयर कैपिटल वाली कंपनी होगी, अदर देन शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो 1/5 ऑफ द मेंबर्स, मतलब वो गारंटी वाली कंपनी हो जाती है, तो उसमें 1/5 ऑफ द मेंबर्स होंगे। और अगर शेयर कैपिटल वाली है तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर वो लोग होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है अदर देन एलिजिबल मेंबर्स। अब अदर देन एलिजिबल मेंबर्स भी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन सीक कर सकते हैं, एप्लीकेशन से सीक कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कराओ कंपनी का। अब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई उसमें क्या क्या चीज़ को देख के रहेगा। देखो, इसमें अगर अदर मेंबर्स होती है ना तो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि पिछले वाले में एविडेंस भी दे रहा था तो उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे रहे थे। एलिजिबल मेंबर्स को एविडेंस भी देना पड़ता है, बट अगर एविडेंस नहीं है, सपोज करो, या फिर वो लोग एलिजिबल मेंबर्स नहीं है, कोई और अगर अप्लाई कर रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा सारे पार्टीज़ को ऑर्डर पास करने के पहले ट्रिब्यूनल, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या क्या देखेगा जिसको देख के सेटिस्फाई होगा, क्या कि अगर डिफ्रॉड करने के लिए कंपनी कुछ कर रही है, अनलॉफुल पर्पस है कंपनी का, या कंपनी कोई गिल्टी ऑफ फ्रॉड है एंड मेंबर्स को सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहे। डिफ्रॉड करने के लिए है, अनलॉफुल पर्पस है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, एंड नॉट प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स। डिफ्रॉड, अनलॉफुल, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स। ये चार चीज़ के लिए ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, तो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन है, वो अपना ऑर्डर दे देगी, पास कर देगी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करवा देगी, इंस्पेक्टर लगा देगी, फिर वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वही जो पहले पढ़े थे, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है अपना नेक्स्ट सेक्शन 214 में बताता है सिक्योरिटी
सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कोई भी अगर अपील किया है कि इसका कराओ इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का और ये सब जो खर्चा लगेगा इन्वेस्टिगेशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार के लिए सिक्योरिटी लेगी, जो कि बाद में रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी किस किस केस में लेगी? पहला, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो SR पास करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4 केस था। देखो 210 में अपने पास 3 केस था, फिर 212 में जो SFIO के पास था उसके लिए 4 केस था। 210 में जो है उसमें अपना था सबसे पहला था अपना इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आता है 208 में तो कराएगा। सेकंड अपना था अगर अपना सेंट्रल SR पास कराया है तो कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड तीसरा था अपना पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट छोड़ के जो अपना ये SR पास कराया है अगर कंपनी ने तो करेगा। देखो इंस्पेक्टर का भी रिपोर्ट आया तो भी नहीं, तो इसमें नहीं है, सिक्योरिटी डिमांड नहीं करेगा। अगर SR पास हुआ है या फिर ट्रिब्यूनल ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को करने के लिए, तो ये खाली 2 केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिमांड करेगी। अब सिक्योरिटी जितना अमाउंट डिमांड करेगी वो डिपेंड करता है जो कंपनी इन्वॉल्व है उसके टर्नओवर के बेसिस पे। तो अगर 50 करोड़ तक लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ है तो 10,000 सिक्योरिटी लेगी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड 200 करोड़ के बराबर या उसके नीचे है, अप टू 200 करोड़ है तो 15,000 लेगी। एंड 200 करोड़ के ऊपर है अगर उसका टर्नओवर तो फिर 25,000 लेगी। अब क्वेश्चन आता है टर्नओवर कब का? टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे टर्नओवर देखेगी, 50 करोड़ तक का रहा उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तो 10,000। 50 करोड़ से ऊपर है एंड 200 करोड़ या उसके नीचे है तो फिर अपना 15,000। एंड अगर 200 करोड़ के ऊपर है तो 25,000। 10 15 25 10 15 25 50 200 200 के ऊपर 50 200 200 के ऊपर। ठीक है, ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली। अब अगर रिफंड कर देगी लास्ट में अपना प्रोसिक्यूशन अगर चल जाता है, प्रोसिक्यूशन में तो जो प्रोसिक्यूट होता है बंदा उससे लेती है गवर्नमेंट, तो पैसा सारा लेगी, वो आएगा बाद में। तो इस बंदे ने जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी वो सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी। अब है सेक्शन 215। इसमें क्या है, इंस्पेक्टर कौन हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट फर्म वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई बंदा होना चाहिए एक जो कि लाइबल हो सके। फिर आया 216 इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, एक्चुअल मेंबरशिप किसके पास है वो जानने के लिए। तो इसके लिए कैसे कैसे केस में हो सकता है और कौन ऑर्डर पास करता है? सबसे मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है इसका ऑर्डर। स्यूमोटो भी कर सकती है ऑफ ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कंप्लेन आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं से भी कोई भी पर्सन अगर किया है तो फिर उसके बाद करवा सकती है। एंड एक और केस है, 3 केस में आती है। तीसरा केस है मैंडेटरी है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कब? जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। तो 3 केस हो गया, कोई भी किया है, स्यूमोटो किया है, या फिर कोई भी कंप्लेन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्यूमोटो सेंट्रल गवर्नमेंट किया है, या फिर अगर ट्रिब्यूनल बोलिए तो करना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी का पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस होता है असली इंसान को पकड़े, ट्रू पर्सन्स हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, सबसे फर्स्ट, आर एबल टू कंट्रोल द बोर्ड, मटीरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, एंड बेनिफिशियल ओनर्स जो है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स जो है, एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स जो होल्ड करते हैं, हु हैव अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स। तो 4 हो गए, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, who are able to control, who have the beneficial ownership, and who have beneficial interest in shares. Financially interested, able to control, beneficial owners, and beneficial interest in shares. ये 4 चीज़ को असली पर्सन को पकड़ने के लिए ये 4 चीज़ के बारे में तो हम लोग कराते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का जो भी ड्यूटीज़ रहेगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, कितना स्कोप रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, मैटर्स क्या रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसका एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल था सहारा ग्रुप। इस पर क्या था, सहारा ग्रुप में सुब्रतो रॉय का खाली 0.03% शेयर होल्डिंग था, बट वो मटीरियल कंट्रोल उसी के हाथ में था। तो वही चीज़ इससे पता चल जाता है मेंबरशिप पता करने के बारे में। फिर आता है 217, उसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह मंगाएगा कंपनी का, रिलेटेड कंपनीज़ का, वो लोग सबको देना पड़ेगा, एम्प्लॉइज़ को, सबको, बस वही है। फिर वही वो बुक्स वगैरह इम्पाउंड करेगा वो, अगर तो 180 डेज़ के लिए रख सकता है, अनदर 180 डेज़ के लिए अगर उसको लगे तो वो रख सकता है। और इंस्पेक्टर के पास भी ये पावर है, किसी को एग्जामिन ऑन ओथ कर सकता है। वो अगर किसी को एग्जामिन ऑन ओथ कर रहा है और वो बंदा उस कंपनी का ही है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या फिर उसके रिलेटेड कंपनी से बिलोंग करता है, जो 219 में आएगा अभी फर्दर रिलेटेड कंपनीज कौन होते हैं, तो रिलेटेड कंपनी से या कंपनी से है तो फिर उसको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। बट अगर किसी थर्ड पर्सन को अगर वो कराना चाहता है एग्जामिन ऑन ओथ, कौन? इंस्पेक्टर, तो उसको एग्जामिन ऑन ओथ करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिएगा या फिर डायरेक्टर ऑफ SFIO का लगेगा, अगर SFIO करा रहे तो इन्वेस्टिगेशन 212 वाला। ठीक है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टर ऑफ SFIO। एंड इस इंस्पेक्टर को भी सारा पावर रहेगा जो कि क्वासी जुडिशियल पावर अपने बोलते हैं, समनिंग करने का लोगों को, वो सब पावर रहेगा।
अब आता है एक तो टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, सेक्शन 218। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज़ का प्रोटेक्शन। एम्प्लॉइज़ अगर विसल ब्लोअर हो गए, कहीं से कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन बता दिया तो कंपनी उनको पनिश तो करेगा ही। अगर तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अगर कहीं पे भी फंसा हुआ है, कौन सा 210 में जो नॉर्मल इंस्पेक्शन हो रहा है, 213 में अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, मतलब ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन करता है एलिजिबल मेंबर या नॉन एलिजिबल मेंबर, फिर ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है, वो वाला केस 213 सेक्शन 213। एंड 219 में अगर वो फंसा हुआ है, 219 हो गया रिलेटेड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन। अगर SFIO अभी आएगा जस्ट नेक्स्ट ईयर 219, या फिर अपना 212 में फंसा हुआ है जो कि SFIO इन्वेस्टिगेशन वाला, ये 4 सेक्शन में फंसा हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन के बीच में हुआ। या फिर अपना पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन में 241 एंड 241 अपना प्रिवेंशन ऑपरेशन वाला, वो सब चक्कर में अगर फंसा हुआ कंपनी, तो उसके बीच में अगर कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर रही है या पनिश कर रही है, पनिश मतलब उसका सैलरी डिमोट कर रही है उसको, तो वो केस के लिए ट्रिब्यूनल का ये लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल के पास ऑप्शन है, पहले कंपनी बताएगी ट्रिब्यूनल को, और फिर ट्रिब्यूनल के पास 30 दिन के टाइम है। 30 दिन के अंदर अगर ट्रिब्यूनल कोई भी ऑब्जेक्ट कर दिया कंपनी को, तो फिर कंपनी वो चीज़ नहीं कर सकती है। तो और अगर सपोज करो ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑब्जेक्ट किया 30 दिन के अंदर, तो कंपनी के पास एक राइट है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने का। हालांकि एम्प्लॉय के पास इस सेक्शन में कोई राइट नहीं है अपील करने का एपेलेट ट्रिब्यूनल में, बट वो 418, 419 में जा सकता है, जो नॉर्मल NCLT वाले अप्रूवल रूट है उसमें जा सकता है। एंड नेक्स्ट अपना अगर ट्रिब्यूनल कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती है इसके लिए, तो फिर वो पास कर देगा और कंपनी को जो एम्प्लॉई है, कंपनी एम्प्लॉय का कुछ भी पनिश कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, जैसे कंपनी को सही लगे। ये था सेक्शन 218 टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब आया सेक्शन 219 पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। 219 रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड कंपनीज। सबसे पहले समझना जरूरी होगा हु आर द रिलेटेड कंपनी। सबसे पहले हो गया सब्सिडियरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडियरी, कंपनीज, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय, 4 तो ये सिंपल कंपनी के ही हो गए। 5th अपना कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो अपने कंपनी के भी है उस कंपनी के भी है। एट द रेलेवेंट टाइम, अभी का नहीं देखेंगे हम लोग, जिस टाइम का फ्रॉड है, जिस टाइम का भी अपना प्रॉब्लम आया उस टाइम पे ये लोग थे तब देखेंगे। कौन कौन हो गए, सब्सिडियरी अपनी जो थी उस टाइम पे, होल्डिंग जो थी उस टाइम पे, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग मतलब अपनी फेलो सब्सिडियरी हो गई उस टाइम पे, कंपनी MD, मैनेजर और एम्प्लॉय उस टाइम पे। एंड अच्छा देखो उस टाइम पे तो है, अभी भी अगर है कोई भी टाइम पे, मतलब ठीक है ना, ये उस टाइम पे या अभी कभी भी ये लोग थे तब। एंड या फिर बॉडी कॉर्पोरेट मैनेज बाय एनी पर्सन, वो जो कॉमन मैनेजर या MD है वो वाला केस, प्रेजेंटली एट द रेलेवेंट टाइम। फिर अपना आता है ये तो 5 हुए। फिर उसके बाद आ गया बॉडी कॉर्पोरेट, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज करता है हमारे कंपनी के नॉमिनीज़ का, मतलब कंपनी की नॉमिनीज़ जो है जो दूसरे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो वो दूसरी कंपनी भी अपनी रिलेटेड पार्टी हो गई, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं 219 में। फिर आया कंपनी या फिर डायरेक्टर्स जो हैं अपनी कंपनी के, जो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती, तो वो दूसरी कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो गई। लेकिन देखो 219 का इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन अगर उसको रिक्वायर्ड लगा पहले वाले इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर वो करेगा तभी जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला तभी वो कर सकता है। ये हुआ अपना 219 रिलेटेड पार्टीज़ का इंस्पेक्शन, रिलेटेड कंपनीज का। अब आया 220, इसमें सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर है, सिंपल वही जो पहले अभी तक पढ़े हैं वही। फिर आया 221 फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पे फ्रीज करा रहे एसेट्स का, ठीक है। ये इसका ऑर्डर कौन देता है, फ्रीजिंग एसेट्स के लिए ऑर्डर देगा ऑलवेज ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल कब दे सकता है, ट्रिब्यूनल दे सकता है 4 केस में। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रेफरेंस की है ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल दे सकती है। कैन, इसमें ऑप्शन है, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल का कहीं पे भी बाउंड नहीं है, ट्रिब्यूनल कुछ फैक्ट्स वगैरह देखेगा, करेगा, फिर ऑर्डर देगा। सेकंड अपना क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो 1 लाख के ऊपर का क्रेडिट अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो लोग कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कराओ। तीसरा मेंबर्स अपने जो कि एलिजिबल अंडर 244 में है, एलिजिबल अंडर सेक्शन 244, वो लोग कंप्लेन किया ट्रिब्यूनल को, तो वो लोग के कंप्लेन के बेसिस पे ट्रिब्यूनल को करना पड़ सकता है। या फिर कोई भी अदर पर्सन अगर कंप्लेन किया है इन कनेक्शन विद द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ट्रिब्यूनल को सही लगा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो कर देगा। अच्छा, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए वो करा सकता है फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स। मतलब फ्रीजिंग क्या होता है, एक तरह से रिमूवल नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, डिस्पोज नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी जो है ना कंपनी के वो सारे एसेट्स वगैरह ये नहीं हो सकते। तो फिर वो मैक्सिमम पीरियड उसका 3 ईयर्स तक रहेगा एंड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस, कुछ भी, या तो पूरी तरह से फ्रीज नहीं होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, या तो कोई भी जो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, या फिर पूरी तरह से फ्रीज कर सकता है।
अगर 221 3 ईयर्स के लिए फ्रीज कर सकता है एसेट्स ऑफ द कंपनी। 4 जन अगर ट्रिब्यूनल को बोले तो ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर है, पावर है कि वो करेगा। अब आया 222 में होता है इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स और डिबेंचर्स का के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो ट्रेड नहीं होगा, सेल वगैरह नहीं हो सकता उसका। वो कब रहेगा? जब मेंबरशिप के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें उसके बाद ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि हाँ ये ज़रूरी है करना, तो उसको रुकवा सकता है। ये इसका भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल ही पास करेगा। हाँ, और या फिर अगर ट्रिब्यूनल के पास कहीं से भी कंप्लेन आया कि ऐसा कराना ज़रूरी है, तो ट्रिब्यूनल को सही लगा तो ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर पास कर देगा। इसमें भी 3 साल तक ही कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब है 223 में इंटरिम रिपोर्ट तो ऑप्शनल रहता है, मैंडेटरी तभी होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर करेगी, एंड इसको बिफोर कंक्लूजन ही एक बार इंस्पेक्टर को डालना पड़ता है, एंड फाइनल रिपोर्ट जो रहता है वो कंक्लूजन के टाइम ही डालेगा। उसमें सील ऑफ कंपनी रहेगी, जो कंपनी का ये किया है इन्वेस्टिगेशन, उस कंपनी का सील ही रहना चाहिए उस रिपोर्ट में। फिर इसको लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल एविडेंस के हिसाब से भी माना जा सकता है। अब क्या होता है? एक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। इंस्पेक्टर रिपोर्ट कर दिया 223 में, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दे दिया। अब वो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या प्रतिक्रिया कर सकती है? सबसे फर्स्ट तो प्रोसिक्यूशन चालू करा देगी, जो भी क्रिमिनली लायबल है उस रिपोर्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको प्रोसिक्यूशन चालू कर देगी उसके ऊपर। नंबर 2, कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए भी जाने के लिए बोल सकती है, प्रेजेंट पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल खुद ही कर देगी, हाँ, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए, या फिर मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल अंडर 241 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये सब के लिए खुद ही करेगी, या दोनों कर सकती है या फिर कोई एक कर सकती है। मतलब प्रिवेंशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए या फिर वाइंडिंग अप के लिए कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दोनों के लिए भी कर सकती है, या कोई एक के लिए भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करेगी। सबसे पहले क्या है, प्रोसिक्यूशन चालू करवा सकती है, या फिर अपना वाइंडिंग अप, या फिर एंड ऑब्लिक और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। थर्ड, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स कराएगी रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए। तो जो भी बंदा इसमें आता है कि ही इज़ लाइबल, तो वो अपना इंडेमनीफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट्स वगैरह के लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और जो भी अगर कोई लॉस किया है, खाया है कोई पर्सन, तो उसको भी डिस्चार्ज करेगा। लेकिन डिस्चार्जमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेन ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि सच एंड सच पर्सन का कुछ भी लॉस आ रखा है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो भी लायबल पर्सन है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट करके इसका लॉस को डिस्चार्ज करेगा। तो इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। ये एक बार पहले भी अपने पड़े थे, जो 447 वाला फ्रॉड था उसमें भी ऐसा ही होता है। फिर एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करवा दिया, तो जो बंदा जो कन्विक्ट हुआ है वही बंदा रहेगा। प्रोसिक्यूशन तो तभी होगा कन्विक्ट अगर कोई हो गया। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं कराया है तो कंपनी या फिर जो रिलेटेड कंपनीज़ है वो लोग मिल के देंगे जो भी खर्चा लगा है। फिर अगर कोई पर्सन को कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आया है कि कोई पर्सन पे करेगा डैमेजेस, रिस्टोर करेगा कोई प्रॉपर्टी, डिस्जॉर्जमेंट वाला जो था ना, तो वही वाला बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सपेंसेस पे करेगा। और अगर कोई बंदे के जगह कोई कंपनी या रिलेटेड कंपनीज को बोल दिया है कि रिकवरी ऑफ डैमेज जो भी अपना करना है, रिस्टोर प्रॉपर्टी वगैरह करना है, तो वो कंपनीज को गवर्नमेंट को पे करेगी। तो अगर प्रोसिक्यूशन हो गया तो जो कन्विक्टेड है, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ तो कंपनी या रिलेटेड कंपनीज या फिर जो भी पर्सन इज लायबल टू पे द डिस्चार्जमेंट अमाउंट, ठीक है, मतलब रिकवर प्रॉपर्टी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रहेगा। एंड अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है और एंड कंपनी और रिलेटेड कंपनीज लायबल है पेमेंट के लिए, तो वो एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। अमाउंट जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उतना देना पड़ेगा उन लोग को। ऑफ कोर्स वो सही हो। अच्छा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए अगर एप्लीकेशन दे दिए तो उसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन से बच जाएंगे। एसआर पास करा के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए भेज दिया, या फिर 241 के अंदर एप्लीकेशन डाल रखा है, तो उस सब के केस में भी ऐसा नहीं होगा कि ये लोग कंपनी बच जाएगी इन्वेस्टिगेशन से। ये था 226। अब आया 227। इसमें आता है सेविंग्स फॉर द लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स। बैंकर्स के लिए क्या डिस्क्लोज करना है, क्या नहीं डिस्क्लोज करना है। बैंकर्स को कंपनी या फिर उसके रिलेटेड कंपनीज़ के सारे ट्रांजैक्शन जो कुछ है, सारे इन्फॉर्मेशन इसको डिस्क्लोज करना है, और किसी थर्ड क्लाइंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं है। वहाँ पे सेविंग फॉर बैंकर्स हो गया। एंड वही लीगल एडवाइजर्स के बारे में, लीगल एडवाइजर्स के लिए ज़्यादा सेविंग्स रहता है, ऑलवेज ही रहेगा। उनका क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस खाली उनको डिस्क्लोज करना है, और कुछ भी कम्युनिकेशन जो भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है वो सब नहीं डिस्क्लोज करना है। ये था 227 सेविंग फॉर लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स। फिर 228 आया इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। फॉरेन कंपनीज पे भी लगेगा सेम टू सेम जैसे इस चैप्टर पे लग रहा है। फिर आता है लास्ट सेक्शन 229 पेनल्टी। इसमें सेम पनिशमेंट रहेगा जो 447 में रहता है। एंड इसमें क्या रहता है, ऑफेंसेस पनिशेबल क्या रह गया, वो कोई पर्सन डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट्स, फॉल्सिफाइज, कंसील्स, टैम्पर्स, रिमूव्स एनी डॉक्यूमेंट, जो खुद किया है, जो पार्टी था इस सब डिस्ट्रक्शन को, या फिर नोइंगली पार्टी था, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट एंट्री किया है, वो सब पर्सन को फॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया, वो सबको हम लोग पकड़ के इसमें पनिशेबल होंगे।
सो दैट्स इट, एंड ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 206 to 229.